नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। आज हम लोग जो है MTS रीजनिंग का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज के इस सेशन में आप लोग क्या करेंगे कि हम इधर आप क्वेश्चन करेंगे, हम भी इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप भी क्या करना है, आपको भी जो है कमेंट में क्वेश्चन का आंसर आपको करके देना है। साथ ही साथ जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में STUBBORN को VUTAAOSP लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में SHIPPING को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, STUBBORN। ठीक है, ये एक वर्ड आपका दिया गया है, इस वर्ड को किस में कोड किया जाता है, तो इसे कोड किया जाता है VUTAAOSP में इसे कोड किया जाता है। ठीक है, तो इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसकी हो जाएगी S की 19, 20, U 21, B का 2, 15, R का 18, N का 14, V का हो जाएगा हमारा 22, U का 21 हो जाएगा, T का 20, A का 1, O 15, S 19, P 16। ठीक है, अब हम ऊपर वाले नंबर में यानी कि ऊपर वाले वर्ड में और इस वर्ड में हम रिलेशन देखेंगे कि किस प्रकार का जो है पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे क्या है, 2 और 2 है, यहाँ पर क्या है 1 और 1 है। इसके बाद में ये हम सीरीज देखते हैं क्या है 19, 20, 21 और इधर क्या है 22, 21, 20, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। क्रॉस का मतलब 21 को ये हो गया क्रॉस में 1 प्लस, फिर 20 का 21 यानी कि इसमें भी +1 किया गया है और इसमें भी क्या किया गया है, +1 किया गया है। ठीक है, S T में कन्वर्ट हुआ, T U में कन्वर्ट हुआ, U V में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसको जो है स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कर दिया गया और इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है, -1। इसके बाद में फिर ये हमारे तीन का ये पेयर बना हुआ है और इसमें भी क्या कर दिया गया है, क्रॉस पैटर्न चलाया गया है। ठीक है, तो 15 का 16 हुआ यानी कि +1, फिर 18 का 19 हुआ, ये भी +1 की सीरीज, 14 का 15 हुआ, ये भी हमारी जो है +1 की सीरीज यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो यानी कि ये पैटर्न आपका क्या रहेगा, +1 यानी कि 3 का पेयर बनेगा और 3 के पेयर में +1 का पैटर्न चलेगा, फिर 2 का पेयर बनेगा उसमें -1 का पैटर्न चलेगा, फिर 3 का पेयर बनेगा और +1 का पैटर्न चलेगा। तो अब आपको एक वर्ड दिया गया है, कौन सा दिया गया है, शिपिंग। अब आपको बताना है कि जो शिपिंग है इसको हम किस भाषा में कोड करेंगे। ठीक है, तो शिपिंग का हम डायरेक्ट कोड ही हम लिखे ले रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हम लिख लेंगे शिपिंग SHI, फिर दिया है PPING। ठीक है, अब I का क्या हो जाएगा, J, H का I, S का T। ठीक है, P का O, इस P का भी O, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है -1। ये जो 3 का पेयर है इसमें +1 करना है और ये जो 3 का पेयर है इसमें भी हमें क्या करना है, +1 करना है और +1 जो होगा वो कैसा होगा, क्रॉस होगा। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो 9 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की। H की होती है 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, I का। S की होती है 19 में 1 कर देंगे तो हो जाएगा 20। ऐसे ही इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, P की होती है 16 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगी 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो O की प्लेस वैल्यू होती है। फिर हमें क्या करना है, इसमें फिर से हमें क्रॉस करना है। G का क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा H, N का क्या हो जाएगा, N का हो जाएगा O और I का J। ठीक है, तो क्या निकल के आया, JITOOHOJ। ठीक है, JITOOHOJ।
तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा JITOOHOJ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो डी ऑप्शन आएगा। सभी लोग जो है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में FAK यानी कि फेक को 52 106 और मैड को MAD को 12 23 लिखा गया है। अब देखो फेक को क्या लिखा गया है, FAKE। फेक को किससे डिनोट किया गया है, 5 2 1 0 6। फिर उसके बाद में क्या है, मेड MAD। मेड को किससे डिनोट किया गया है, 1 2 2 3। ठीक है, तो कहा गया है कि उसी कूट भाषा में किसे, डियर को क्या कोड किया जाएगा या क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। जो डियर है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सभी लोग जो है कमेंट करके बताएं। देखिए क्या होगा, ये क्या है, f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6। a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। k की कितनी होती है, 11। e की कितनी होती है, 5। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या किया गया, -1। 6 में से 1 कम कर दिया, कितना आया, 5। यहाँ पे क्या किया गया, +1। 1 में 1 ऐड कर दिया गया, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या किया गया, -1 यानी कि 11 में से 1 घटाया गया, कितना आ गया, 10 आ गया। और यहाँ पर क्या किया गया, +1। 5 में 1 जोड़ दिया गया, 6 आ गया। ठीक है, ये आपके हो गए। तो ये जो सीरीज चली, ये हमारी कौन सी सीरीज चली, -1 +1 फिर -1 फिर +1। ऐसे इसमें देखेंगे कि m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13। a की कितनी होती है, 1। d की कितनी होती है, तो 4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी सीरीज चलेगी, इसमें कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस से। तो यहां भी क्या होगा, -1 फिर +1 -1। भाई 13 में से 1 कम कर दिया, 12 आया। 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। 4 में 1 कम कर दिया, कितना आया, 3 आ गया। तो इसमें भी जो हमारी सीरीज चलेगी वो कौन सी चलेगी, माइनस से स्टार्ट होगा, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो d की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, और 4 में से जब हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। e की होती है 5, 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। 5 में से 1 गया, 4। और r की होती है 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 36419। 36419 जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु है, विषाणु से कौन सा रोग फैलता है, बड़ी माता। ठीक है, फिर आपको दिया गया है जीवाणु। अब आपको बताना है कि जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। ठीक है, जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। फिर आपका दिया गया है टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार। फिर आपका दिया गया है मलेरिया, और उसके बाद में दिया गया है स्लीपिंग स्नेक्स यानी कि निद्रा रोग। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया किसमें जो है प्रभावी होगा। तो जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड किसके कारण होता है, इसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो दिया गया है 17, 60, 20 और यहाँ पे आपका दिया गया क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 17 से 60 कैसे बना। तो 17 से 60 किस तरीके से बन सकता है, आप देखिए 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, 17 चकू 68। तो इसको हम ऐसे अगर करेंगे 17 चकू 68 और इसमें से क्या कर देंगे, अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे ही 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 चकू 80 और 80 में से अगर हमने 8 माइनस कराया तो कितना आया, तो हमारा आया 72, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको हम ऐसे देखेंगे 17 तिया 51, 17 गुणे 3
और 51 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, 17 तियां कितना होगा, 51 होगा, और इस 51 में यदि हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 तियां 60 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 69। क्या है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 69 हमारा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। ठीक है, आपको जो है विषम शब्द छांटना है। ये आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इनको देखना है, आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो विषम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 49 और 33। 49 और 33 का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। इसी तरीके से 62 और 46 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना निकल के आएगा, इसका भी जो है 16 ही निकल के आएगा। इधर से हम देखते हैं तो हम 83 और 67 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, इसका भी आपका आएगा 16। अगर हम 70 और 55 में से अगर हम निकालते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि तीन जो पेयर हैं वो किसी न किसी तरीके से क्या है, समान है, जबकि एक पेयर क्या है, वो अपने में असमानता प्रकट करता है या विभिन्नता दर्शाता है। तो इसके कारण जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि हमें कौन सा शब्द छांटना है या कौन सा ऑप्शन हमें ढूंढना है जो कि क्या हो, एक विषम हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 8, 18, 35, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर है आपका 98। ठीक है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले क्या है, 3 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर आपका 35 दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर फिल करना है। इसके बाद में क्या है, 98। ठीक है, तो देखिए कौन सी सीरीज चलेगी, 3 से 8 प्लस 5 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, प्लस 10 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ, प्लस 17 हुआ। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस 7। यहाँ पे एक और हम सीरीज बनाते हैं, प्लस 9 अगर हम कर दें तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 9 हो जाएगा 26, और 26 और अगर हम 35 को करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 61 हो जाएगा। ठीक है, 26 और 35 अगर हम करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में 9 के बाद में आएगा आपका 11 और इधर हो जाएगा 37। और यदि हम इसमें 37 ऐड कर देते हैं, 61 में यदि हम 37 ऐड कर देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 61, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दिया गया है 2 है, 17 है, 137 है, बीच में 8 है और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी सीरीज चल रही है, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 क्या हुआ, 17। 17 8 136, 136 और 1 इनकी आपस में गुणा हो गई और प्लस 1। 17 8 136, 136 और 1 137। ऐसे 8 दूनी 16, 16 और 1 17। ऐसे ही 137 गुणे 8, 137 गुणे 8 अगर हम करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 8 7 56 का 6। ठीक है, और ये आपका आएगा 8 3 24, 24 और 5 9, फिर आपका आएगा 8 कम 8 और 10, यानी कि 137 गुणे 10 कितना आएगा, 10 96। ठीक है, कितना आएगा 10 96 और इसमें क्या कर देंगे प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 97। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको
डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1097। ठीक है, क्या किया गया है देखिए, फिर से आप देखिए कि इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। क्या हो गया भाई, चलो फिर से देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए देखिए एक सर्कल यहाँ पे था, यहाँ पे आपको ये बताना था, यहाँ पे 2 दिया गया था, यहाँ पे बीच में था 8, यहाँ पे था हमारा 17 और यहाँ पे था 137। ठीक है, अब आपको बताना था, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है हमने किया 2 गुणे 8 और 2 गुणे 8 में हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 17, यानी कि 2 से क्या बना 17 बना। ठीक है, इन दोनों का यूज करके 2 8 से क्या बना 17 बना, फिर 17 और 8 मिलकर के यानी कि 17 गुणे 8 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना आया 137 आया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया 137, इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई कराई और 1 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1097। ठीक है, इस मेथड से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका जो आंसर आया वो कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है भाग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को भाग से डिनोट किया गया है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस को गुणा से डिनोट किया गया है, भाग का अर्थ है माइनस, जो भाग है भाग को माइनस से डिनोट किया जाता है, और गुणे का अर्थ है प्लस, गुणा को किससे डिनोट किया जा रहा है, प्लस से डिनोट किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक समीकरण सही है। ठीक है, तो देखिए इस पे आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे सिंबल रखने हैं। गुणा को क्या कहा गया है, प्लस कहा गया है, यहाँ पे प्लस रख दो, माइनस की जगह पे क्या है भाग, ये भाग हो गया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या हम 125 से 4 को हम भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखो, भाग को क्या लिखा गया है माइनस, तो हमने इसको कर दिया माइनस, प्लस को गुणा, ये हो गया गुणा, गुणा को प्लस, ये हो गया प्लस, माइनस को भाग, ये हो गया भाग। तो 2 से इसको भाग दिया, कितना आया 4 आया, यहां पर हो गया, इसको सॉल्व करने पर 4, फिर 5 चक्कू 20, ये आ गया हमारा 20, इसके बाद में 4 52 में से 20 गया 32, 32 और 4 36। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे, ये दिया गया है 52, फिर है 4, फिर दिया गया है 5 और फिर दिया गया है 8 और देन ऑफ 2। ठीक है, फिर से इसको देख लें एक बार, ऐसे देखो। ठीक है, गुणा को प्लस कहा गया है। भाई पहले क्या दिया गया है, भाग दिया गया है, भाग की जगह पे क्या लिखे, भाग को हम क्या लिख सकते हैं, हम माइनस लिख सकते हैं, प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को हम गुणा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुणा हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 गुणा 5, फिर क्या है गुना है, गुना को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और माइनस को भाग। अब आपको देखना है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। भाई 2 से 8 को हमने भाग दिया, कितना आया 4, प्लस का सिंबल हमने इसको सॉल्व कर लिया, 20 आ गया माइनस और ये 52 का 52 हमने ऐसे लिख दिया। 52 में से 20 गया, कितना बचा 32 बचा और 32 बचा, 32 में हमने कितना ऐड कर दिया 4 और कितना आ गया 36, जो कि हमारा
RHS के बराबर है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शहर में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 90% है, ठीक है, कितना है, 90% है, यानी कि ये हो गई गर्ल, ठीक है, और बॉयज। गर्ल कितनी है 90, बॉयज कितने हैं 100, ठीक है, कितना परसेंट है 90 और 100 का अनुपात है। यदि शहर में कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो, 190 हो, यानी कि गर्ल और बॉयज इनकी टोटल जो नंबर है वो कितना हो, 190 हो, तो शहर में कितनी लड़कियां हैं। भाई देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी हो रही है, वैल्यू हो रही है 190, और 190 का हमें क्या बताना है, हमें बताना है लड़कियों का रेशियो। तो लड़कियां कितनी है भाई 90, ठीक है, 90 क्या है लड़कियां हैं, 100 क्या हैं लड़के हैं, तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा जो है अपने घर से स्कूल को शुभकामनाएं देने के लिए जाती है, ठीक है, प्रेरणा जो है अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और कहाँ जाती है, स्कूल को जाती है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, प्रेरणा जब चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो ये अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, मान लिया ये इसका क्या हो गया, होम हो गया, घर हो गया, और यहां से किस दिशा की ओर चलती है, उत्तर दिशा की ओर चलती है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है, एक बार उसने बाएं मुड़ा और एक बार उसने दाएं मुड़ा, ठीक है, तो एक बार बाएं मुड़ी फिर एक बार दाएं मुड़ी, यानी कि सेम कंडीशन हो गई, और अंत में वह बाएं ओर मुड़ती है, पुनः वो क्या हुई, वो बाएं ओर मुड़ी और स्कूल पहुंचती है, यानी कि अब वो क्या हुई, अब यहाँ पे स्कूल ये पहुंच गई। अब बताना है कि उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में स्थित है, ये इसका क्या है, घर है, और घर के सापेक्ष स्कूल की दिशा बतानी है, यानी कि ये डायरेक्शन बतानी है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, हमने बताया था कि ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, और ये जो आपकी डायरेक्शन है कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 कुर्सियां जे के पी आर एस और टी एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ठीक है, 6 कुर्सियां हैं जिनको कि एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा जाए। R केवल P और S से ऊपर है, R जो है वो P और S से ऊपर है, R जो है किससे ऊपर है, P और S से ऊपर है। देखो दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो ये कंडीशन बन सकती है, दूसरी ये वाली कंडीशन बन सकती है। दोनों में क्या है, R ऊपर है, ठीक है भाई, S जो है वो नीचे आ सकता है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, P नीचे आ सकता है, लेकिन R की जो स्थिति है वो यही रहेगी कि R जो है वो केवल P और S से ऊपर है, ठीक है। इस इक्वेशन में भी ये दोनों से ऊपर है और इस वाली इक्वेशन में भी R जो है इन दोनों से ऊपर है। और क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, और S के बीच 4 कुर्सियां हैं, S के बीच, यहां पे देखो एक चीज और है, यहां पे दिया गया है J और S के बीच, ठीक है, J और S के बीच कितनी कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां हैं। भाई अगर S यहां पर है तो 1 2 3 4, और J कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि J और S के बीच में अगर हम देखें तो कितनी कुर्सियां आ रही हैं, 4 कुर्सियां आ रही हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अगर S यहां पे होता है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और J कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो J और S के बीच में कितनी कुर्सियां, 4 कुर्सियां, तो 1 2 3
4। और अगर हम देखें इस नंबर को, अगर हम इस सीरीज को देखें तो इसमें हम देखने पर पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुर्सियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई, लेकिन यहाँ पे कितनी कुर्सियां हैं? 6 कुर्सियां हैं। तो ये वाली इक्वेशन हमारी नहीं बनेगी। अब इस इक्वेशन में देखो तो 1 2 3 4 5 6। अब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो 6 कुर्सियों को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि इक्वेशन कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। फिर आगे देखो क्या कहा गया है, के P से 3 स्थान ऊपर है। के कहाँ है? P से 3 स्थान ऊपर। तो P से 3 स्थान ऊपर 1 2 3। ठीक है, के कहाँ हो जाएगा? के से 3 स्थान ऊपर। ठीक है, पी से 3 स्थान, पी से पहला स्थान R, दूसरे स्थान पे ये है और तीसरे स्थान पे कौन हो गई? के हो गई। अब क्या कहा गया है, यदि हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अब देखो भाई, जे थी, जे हो गई, के थी, के हो गई, पी थी, पी भी हो गई, आर थी, आर को भी रख दिया, एस को भी रख दिया, अब बची टी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी टी। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि इन कुर्सियों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो सिवाय जे के कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा। यानी कि अगर जे का स्थान परिवर्तित होता है तो उसको हमें काउंट नहीं करना है, हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी कुर्सियां हैं जिनका स्थान बदल जाएगा अगर हम इनको वर्णमाला क्रम में रखें। ठीक है, तो भाई वर्णमाला क्रम में जे है, जे के बाद में क्या आता है? के आता है, के के बाद में क्या आएगा? पी आएगा, पी के बाद में क्या आएगा? आर आएगा, आर के बाद में एस आएगा, एस के बाद में टी आएगा। ये 6 कुर्सियां हैं, इनको हमने क्या कर दिया? वर्णमाला क्रम में रख दिया। अब हमें बताना है कि कितनी ऐसी कुर्सियां हैं जिनका स्थान परिवर्तित हुआ है। भाई जे अपनी ही जगह पे है, के भी अपनी जगह पे है, टी जो है वो बदल गया, आर भी क्या है? अपनी जगह पे है, पी भी क्या हुआ? बदल गया, और एस की जगह भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने ले ली। तो कुल मिलाकर के 3 ऐसी चेयर हैं जिन्होंने अपना स्थान क्या किया? परिवर्तन किया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों में, ठीक है, 6 व्यक्ति कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ नाम के 6 व्यक्ति हैं और हमें यह बताना है कि ए से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, कि ए जो है कम से कम 3 व्यक्तियों से क्या है? लंबा है। फिर आगे क्या कहा गया है? सी बी से लंबा है। सी जो है किससे लंबा है? बी से लंबा है। सी जो है वो लंबा है किससे? बी से लंबा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। सी जो है वो किससे लंबा है? वो बी से लंबा है, जो केवल एक व्यक्ति से लंबा है। जो का मतलब सेकंड पर्सन कौन है? बी। ठीक है, तो बी क्या है? बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है और उस व्यक्ति का नाम क्या है हमें अभी पता नहीं है। फिर आगे क्या कहा गया है? डी जो है सी से छोटा नहीं है। डी जो है वो क्या है भाई? डी जो है वो सी से छोटा जब नहीं है तो क्या होगा? सी से बड़ा होगा। डी जो है वो सी से जब छोटा नहीं है तो क्या है? वो बड़ा होगा। फिर आगे क्या कहा गया है? ई ए से लंबा है। ई जो है ए से लंबा है। ई जो है किससे लंबा है? ए से लंबा है। आगे कहा गया है और डी ए से छोटा है। डी जो है वो क्या है? ए से छोटा है। तो ए से छोटा कौन है? डी। अब यानी कि डी से लंबा कौन हो गया? ए। तो डी से लंबा हो गया ए। ए से लंबा कौन है? ई। तो ए से लंबा हो गया ई। अब इस इक्वेशन में देखो, सी से लंबा कौन है? डी। तो सी से लंबा डी हो गया, डी से लंबा ए हो गया और ए से लंबा ई हो गया। ठीक है, अब जो इक्वेशन बची इसमें व्यक्ति बचा एफ। एफ यहां आ जाएगा। हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई? ई। ई से छोटा है ए। ए से छोटा है डी। डी से छोटा कौन है? सी। सी से छोटा है बी और बी से छोटा है
F। ये 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों का जो क्रम है लंबाई के आधार पे वो हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सभी में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। सारे व्यक्तियों में देखना है, सारे व्यक्तियों को देखना है और आपको बताना है कि चौथा जो छोटा है वो कौन सा है। भाई सबसे पहला जो छोटा व्यक्ति होगा वो कौन हो जाएगा, सबसे पहला छोटा व्यक्ति कौन है, F। दूसरे नंबर पे छोटा कौन है, दूसरे नंबर पे छोटा है ये। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें सबसे छोटा, ठीक है, तो तीसरे नंबर में सबसे छोटा ये है और चौथे नंबर पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हमें सबसे छोटा देखना है, ठीक है, सभी में सबसे छोटा। तो सभी में सबसे छोटा कौन है, पहले नंबर पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। कहेंगे अगर मान लो 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों में हमने कहा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे को पहला नंबर देना है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, F। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, जो उससे बड़ा होगा, ठीक है, वो इन सब में क्या होगा, कम छोटा होगा, ठीक है। फिर वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे पे C आ जाएगा और चौथे पे D आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C। अर्थात जो D नाम का व्यक्ति है वो क्या है, वो सभी व्यक्तियों में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 मार्च 1949 को बुधवार था। 6 मार्च 1949 को कौन सा दिन था, बुधवार था। 6 मार्च 1949 को बुधवार था। तो 7 मार्च 1952 को, 7 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 6 से 7 में अगर हम चलेंगे तो कितना दिन हुआ, 1, ठीक है। मार्च से मार्च क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि सेम मंथ है। ईयर की अगर हम बात करें तो कितने ईयर का गैप है, 3 ईयर का गैप है। इसमें हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिए। अब देखेंगे कि यहां से लेकर के 1949 से लेकर के 1952 तक कितने लीप वर्ष आए, तो एक लीप वर्ष पड़ेगा, वो कौन सा होगा, वो होगा 1952, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 4। और ये जो 4 हम क्या कर देंगे, चूंकि हम कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, दिन में हम ये 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। दिन में क्या कर देंगे, हम 4 ऐड कर देंगे। और यदि हम इसमें दिन में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, दिन हो जाएगा हमारा संडे, ठीक है। दिन कौन सा हो जाएगा, संडे हमारा दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या दिन होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या दिन होगा, ये आपको बताना है। 1 अप्रैल को क्या दिन होगा। 1 मार्च को क्या है, शनिवार, तो 1 अप्रैल को क्या होगा भाई, 1 मार्च को है शनिवार, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। देखो दिन क्या है भाई, तारीख क्या है, डेट जो है वो सेम है। सेम डेट का मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं। मार्च और से अप्रैल के बीच में कितने दिनों का गैप होगा, तो 31, और 31 का रिमाइंडर कितना होता है, 3। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें कैलेंडर में आगे की ओर जाना है तो हम शनिवार में क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे और हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। कौन सा दिन आ जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि 3rd ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस आरेख की पहचान कीजिए जो कि निरक्षर, गरीब लोग तथा बेरोजगार में सही संबंध स्थापित करता है, ठीक है। निरक्षर, गरीब लोग तथा बेरोजगार। अगर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ऑप्शन हम बनाए दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है। जो 3rd ऑप्शन आपका C वाला है वो इस तरीके से है और जो 4th ऑप्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन को देख करके बताना है कि 3 वर्ड आपके दिए गए हैं, निरक्षर, गरीब लोग और इसी के साथ में क्या है, बेरोजगार, ठीक है। इलिटरेट, पुअर पीपल और
अनएम्प्लॉयड। ये 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों शब्दों के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो निरक्षर और गरीब के बीच में अगर हम देखें तो कौन सा रिलेशन बनेगा? सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि जितने निरक्षर हैं सारे के सारे गरीब नहीं होंगे, निरक्षर में कुछ ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे? गरीब होंगे। ऐसे कि अगर हम बेरोजगार की बात करें तो जितने भी बेरोजगार हैं वो सारे के सारे निरक्षर हों, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे निरक्षर जो है वो बेरोजगार नहीं हो सकते, कुछ को रोजगार भी मिलेगा। तो निरक्षर और बेरोजगार के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? इनके बीच में भी सम का रिलेशन बनेगा। और अगर हम बात करते हैं बेरोजगार और गरीब की, ठीक है, तो जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे क्या बेरोजगार हैं? तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है भाई। वो लोग भी गरीब हैं जिनको रोजगार प्राप्त है, वो जो डेली मजदूरी करते हैं लेकिन उनको जो है उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, या उनकी जो है सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। तो गरीब लोग और बेरोजगार के बीच में भी कौन सा रिलेशन बनेगा? दोनों के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि निरक्षर और गरीब के बीच में भी सम का रिलेशन, निरक्षर और बेरोजगार के बीच में भी सम का रिलेशन, बेरोजगार और गरीब के बीच में भी सम का रिलेशन बन रहा है। और जब तीनों के बीच में सम का रिलेशन बनता है, ठीक है, तो कौन सा फिगर बनेगा भाई? तब सम के रिलेशन में ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो बेरोजगार होंगे, साथ ही साथ गरीब भी होंगे और साथ ही साथ निरक्षर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में कितने लोग युवा हैं, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो युवा हैं। फिगर अलग हम बनाए दे रहे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये फिगर हो गया, तीसरा ये हो गया। ये जो सर्कल है ये युवाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो सर्कल है ये लोग यानी कि पीपल को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो सर्कल है ये जो है लंबे या लॉन्ग व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग, ये हो जाएगा यंग, ये हो जाएगा प्यूपिल, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 51, 31, 68, 42, 43, 19, 63, ठीक है। आपको बताना क्या है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि क्या है? युवा है। सबसे पहले तो हम लोग की बात करते हैं, तो लोग का सर्कल कौन सा है? ये वाला है। और हमें उन लोगों के बारे में बताना है जो क्या है? युवा हैं। और युवा का सर्कल कौन है? ये सर्कल है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी डिजिट्स आ रही हैं जो दोनों सर्कल के बीच में हो। तो यहाँ पे 2 डिजिट हमें देखने को मिल रही हैं, एक तो 31, दूसरी 68, ठीक है। कौन सी? 31 और 68। इनका यदि हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 99, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? चित्र पर आधारित ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आपको डाइस दिखाई दे रहा होगा और आपको बताना है कि ए का विपरीत कौन सा होगा। जिन लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो अलग से हम फिगर आपको बनाए दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से देख करके आप बता सकते हैं। ये है डी, ई, बी, बी, सी, ए। अब आपको बताना है इन दोनों फिगर को देख करके कि ए का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सरफेस जो है वो आपको कॉमन मिल रही है, वो कौन सी है? बी, ठीक है। बी आपको क्या मिल रही है? कॉमन मिल रही है। तो बी जब आपको कॉमन मिल रही है तो बी के नीचे बी हो गया। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी के आगे सी आ रहा है और सी के आगे ए आ रहा है। ऐसे इसमें इस फिगर में भी जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी के आगे कौन आ रहा है? डी आ रहा है और डी के आगे कौन आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कौन? बचा है एफ। जो बचा है एफ वो बी का अपोजिट हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा और ए का ई हो जाएगा, ठीक है। तो ए का अपोजिट पूछा गया है तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अर्थात ई जो है, जो ई लेटर दिया गया है ये ए का अपोजिट लेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को मोड़कर निम्न में कौन सा घन बनाया जा सकता है। आपको एक ओपन क्यूब दिया गया है और उस क्यूब को देख करके आपको बताना है कि कौन सा घन जो है या किस प्रकार का घन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर फिगर नहीं समझ आ रहा है तो देख लीजिए। इसको जो है ये वाला जो भाग है इसको कलर किया गया है। ठीक है, ऐसे इसको भी यहाँ पे ये फुल्ली कलर किया गया है। यहां पर एक डॉट है और शेष सारे क्या हैं आपके प्लेन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा फिगर आपका बन सकता है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन इस तरीके से है। दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तीसरा फिगर आपका ये बनता है और चौथा फिगर आपका ये बन रहा है। ठीक है, जिसमें पहले में एक पे आपका ये है, बाकी दोनों ब्लैंक हैं, फिर इसमें एक ये है, इसी के साथ में एक जो है आपका शेडेड एरिया है। ठीक है, ये आपका शेडेड है और इसी के साथ में ये वाली जो सतह है ये भी क्या है, शेडेड है। ठीक है, और बीच में ये एक लाइन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है वो आपका ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग यानी कि शेडेड है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु है। फिर लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में ये दोनों आपके शेडेड हैं। ये वाला पार्ट शेडेड है और ये वाला शेडेड है और एक जो है वो आपका क्या है, एक पार्ट जो है वो आपका प्लेन है। ठीक है, अब आपको बताना है ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी डी रहने दो। इनकी जो इसको रोमन में लिखा गया है। ठीक है, ये थर्ड फिगर है, ये है फोर्थ फिगर। अब आपको बताना है, इस फिगर को देखना और इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि जब इस फिगर को मोड़ा जाएगा तो कौन सा फिगर बन सकता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉट का अपोजिट हो जाएगा जो ये हमारा कलर्ड है। ठीक है, डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कलर्ड। ऐसे ही इस प्लेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेन, और इसका अपोजिट प्लेन, यानी कि एक प्लेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो शेडेड एरिया है। ठीक है, अब देखिए पहला जो आपका दिया गया है वो क्या है, यानी कि इस वाली इक्वेशन से हमने एक फिगर ले लिया और ये एक फलक हो गया और ये जो दो प्लेन फलक हैं उसको हमने यहां से ले लिया, यानी कि जो पहला वाला आपका फिगर दिया गया है, ये पहला वाला फिगर आपका क्या है, दी गई इस कंडीशन को फॉलो करता है। अर्थात इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार से भी जो है ये फोल्ड किया जा सकता है, या फिर इसको जब मोड़ेंगे तो एक तरफ से देखने पर हमें ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, शेडेड है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, जबकि इस शेडेड का अपोजिट क्या है, पॉइंट वाला है। तो दोनों को जो अपोजिट फलक होते हैं उनको हम एक साथ नहीं ले सकते, जबकि इस वाले फिगर में क्या है, दो अपोजिट फलकों को एक साथ लिया गया है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो है,
एक से हमने क्या ले लिया, बिंदु वाला ले लिया, एक से हमने ब्लैंक वाला ले लिया, और तीसरी वाली इक्वेशन से हमने शेडेड वाला ले लिया। तो थर्ड भी जो फिगर है वो बनाया जा सकता है। फोर्थ वाला फिगर देखो, दो हमने शेडेड ले लिए तो दो शेडेड हो गए और एक हमने प्लेन ले लिया, तो चौथा फिगर भी जो है इससे बनाया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस क्यूब को फोल्ड करके कुल 3 प्रकार से फिगर जो है वो आपका बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और 20वां क्वेश्चन, इसके लिए निर्देश दिया गया है 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर से पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताया गया है कि 9 सेंटीमीटर आकार का एक घन है, ठीक है, और इसको जो है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने काट लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गए, इस बड़े घन को हमने छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर लिया। तो n की वैल्यू क्या होती है, जो बड़े घन का आकार है बटे छोटे घन का आकार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n बराबर क्या होता है, बड़ा या बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी, और छोटे घन की भुजा कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी। हमने जब इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 3। अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। क्या कहा गया है, कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। छोटे घनों की हमें संख्या बतानी है, और छोटे घनों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, n का हम क्यूब कर देते हैं। जो n है, n की वैल्यू है, उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, क्या 27 ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है 27। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या है। जब हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें इस फिगर के जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस फिगर के जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं उसमें से अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर की संख्या कितनी हो जाएगी, कॉर्नर की संख्या हो जाएगी 8। 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 इसके जस्ट अपोजिट साइड में हो जाएंगे, यानी कि नीचे। तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 8 इसमें ऐसे कॉर्नर हैं। और जो घन होता है, घन के जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर ही एक ऐसी जगह होती है जिसपे 3 सतह, जिसको यानी कि हम 3 सतह से या 3 तरफ से हम इसको रंग सकते हैं। ठीक है, किसी भी पासे को या किसी भी घन को, ठीक है, जो उसके कोने होते हैं, उन कोनों को हम कितनी सतह से रंग सकते हैं, 3 सतह से रंग सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 8। तो 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।